नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस कार्यक्रम में। एक गीत है, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। आप सबकी इंतजारी पर मैं आपके बीच। लोगों ने बहुत सताया है हमें और कब तक सताएंगे इस जमाने के लोग। देखना है उनकी हस्ती मेरी हस्ती से कितनी आगे है। शुरुआत की थी मैंने 17 अप्रैल 2020 से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की आईडी पर, और लगातार 65 क्लास तक मैं उस पर चला। और बीच में हमारे कनिष्ठ साथी जो यूट्यूब पर इसको लोड कर रहे थे, उन्होंने हमारा बीच में साथ छोड़ दिया। फिर हमने आईडी बनाई इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक की, और इस नाव को मझधार से आगे बढ़ाने में डॉक्टर अनूप बर्नवाल मेरे साथ जुड़े। ये कारवां क्लास नंबर 1 से 65 तक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की आईडी पर चला, और क्लास नंबर 66 से लेकर के 2002 तक 202 क्लास तक यानी 202 क्लासेस तक आप सब ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक की आईडी पर हमारे इस क्लास का आनंद लिया। हमारे चाहने वालों की संख्या बढ़ी, हमारे फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी, और कुछ नए क्लास लेने वालों के नाम भी उभर कर सामने आए। इस पिछले 3-4 महीनों के दौरान बहुत से क्लास चलाने वाले लोग भी सामने दिखाई पड़े, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए एक बहुत अच्छे प्रगति की बात है। लेकिन इस प्रगति में, कंपटीशन में, हम एक दूसरे कंपटीटर तो बने लेकिन विरोधी न बने। आलोचक तो बने, आलोचनाएं करें, कमियों को बताएं, लेकिन विरोध न करें। लेकिन लोगों ने इसके विपरीत भारतीय संस्कृति और सभ्यता को तार-तार किया। मेरे फेसबुक की आईडी को हैक किया, मेरे फेसबुक लाइव प्रसारण पर रिपोर्ट करके उसको ब्लॉक कराया। लेकिन फिर भी मैं आज आपके सामने हूं, क्योंकि आपकी चाहत, आप सबका प्यार मुझे आपके बीच ले आता है। मैं चर्चा कर रहा था अपने पिछले क्लास में महिला जनन संस्थान के बारे में। हमने आपको ओवरी और ओविडक्ट के बारे में विस्तृत चर्चा की थी, और उसी से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे देशवासियों को एक शुभ संकेत देता हूं कि 29 और 30 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संदर्भ में बहुत विस्तृत चर्चा की गई है अधिकारियों के साथ, और सुखद परिणाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए निकट भविष्य में आने वाला है। प्रयास किसी का हो, काम किसी ने किया हो, चाहे उसको नेशनल फेडरेशन ने किया हो या अन्य संस्थाओं ने किया हो, लेकिन प्रगति इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की होगी, प्रगति इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज का होगा, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों के साथ ये प्रगति जुड़ेगी। खुशी सबको होनी चाहिए, इस खुशी को सबको शेयर करना होगा, सबको एक साथ एक मंच पर जय जयकार करना होगा। लेकिन दिखाई ये पड़ रहा है कि इस कामयाबी को भी लोग पचा नहीं पा रहे हैं। एक दूसरे की टिप्पणी, एक दूसरे की आलोचना, और एक सज्जन ने तो यहाँ तक कह दिया आज दिन में कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने जो एंजाइम थ्योरी की किताब लिखी है, वो बिल्कुल 419-420 का केस बनता है, और उन्होंने मुझको 419 और 420 के केस लगाने की धमकी तक दे डाली। हालांकि मैंने अपने स्तर से उसका जवाब भी दिया। एंजाइम्स थियरी डॉक्टर अनिल की थियरी नहीं है, ये 1986 से चली आ रही है। 1986 से विभिन्न किताबों में, विभिन्न समाचार पत्रों में और विभिन्न चिकित्सकों ने इसको स्वीकारा है।
आप सब देश के साथी इसको स्वीकार करके D3 से प्रैक्टिस करके अपनी प्रैक्टिस में 4 चांद लगा रहे हैं। तो इस नाते ये कहा जाना कि मैं अचानक इस थ्योरी को अपनी किताब में ले आया, ये निहायत सरासर एक शरारती दिमाग की उपज है। ऐसा लोगों को नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर लोग मेरे प्रति उनको कुछ ना कुछ बोलने की आदत हो गई है तो मैं अब उनके सुनने की क्षमता को मेरी वृद्धि वो कर रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा जवाब भी बहुत सटीक है। उस जवाब के बाद अगर किसी का कोई सवाल होता हो तो फिर आगे देखा जाएगा। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि जब आईडीसी कमेटी के मानकों को हम 3 सालों में पूरा नहीं कर सके, हम उसके दिए गए विभिन्न नियमों का पालन नहीं कर पाए, हम भटकते रहे पूरे देश भर में, तो आज अगर किन्हीं कारणों से और किसी तरीके से हम सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को संतुष्ट कर ले गए और आगे कोई अच्छे सुखद परिणाम आने की उम्मीद जगी, तो इस पर लोगों को खुशी होनी चाहिए, न कि टीका टिप्पणी करनी चाहिए। चलिए, यहाँ तक की कहानी में मेरे फेसबुक और आपको बता दूं कि मेरा एक क्लास फेसबुक पर जो चल रहा है ये यूट्यूब पर लोड होगा। इसको अनूप बरवाल जी भी लोड करेंगे और मैं अपने निजी चैनल पर भी लोड करूंगा और आपको इसका आनंद मिलता रहेगा। हमारे कई साथी, हमको सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि मेरे सुख में तो आप साथी ही हैं, अच्छा मित्र वो होता है जो दुख में साथी होता है। ये मेरे दुख का समय था कि मेरी सारी आईडी को हैक कर लिया गया था और मैंने आज दिन में एक नई आईडी बनाई और आप सब मेरे साथ तत्काल जुड़ गए, और जो नहीं जुड़े थे उनको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट जोड़ करके उनसे जुड़ने का आग्रह कर लिया। तो स्वाभाविक है कि आप सब मेरे इस क्लास को पसंद कर रहे हैं। लगातार 203 क्लास में मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। क्या ये एंजाइम्स थ्योरी का प्रमाण नहीं है? जो हजारों चिकित्सक साथी मुझसे रोज फोन कॉल करके दवाओं को पूछते हैं, अपने रोगियों का वीडियो कॉल कराते हैं, क्या वो एंजाइम्स थ्योरी का प्रमाण नहीं है? D3 से प्रैक्टिस करके जो अनोखे लाभ आप ले रहे हैं, CNS के फार्मूले से जो आपको अच्छे और परिणाम मिल रहे हैं, क्या वो एंजाइम्स थ्योरी का प्रमाण नहीं है? किस बात का प्रमाण लोग अनिल श्रीवास्तव से मांगते हैं? अनिल श्रीवास्तव MSc जूलॉजी हैं। अनिल श्रीवास्तव ने शरीर क्रिया विज्ञान को बहुत मनन किया है, अध्ययन किया है, गहन किया है, कानपुर यूनिवर्सिटी के स्कॉलर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने अनिल श्रीवास्तव की योग्यता, कार्यशैली, क्षमता, चिकित्सा सेवा, सामाजिक सेवा सबको देखते हुए मुझे पुरस्कार के लिए चुना था। और उस पर भी LIU और की जांच, विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक तरीकों की जांच के बाद राज्य सरकार ने मुझे पुरस्कृत किया है। तो अनिल श्रीवास्तव को किस प्रमाण देने की आवश्यकता है? मेरे ठीक पीछे जो आप ये वाला देख रहे हैं, यही है राज्य सरकार उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के हस्ताक्षर से लगा हुआ ये प्रमाण पत्र जो मेरे ठीक पीछे टंगा हुआ है। उसके और बगल में आपको मैं दिखा दूं थोड़ा सा करके, उसके ठीक बगल में एक और प्रमाण पत्र आपको दिख रहा है जो जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा मुझे सामाजिक कार्यों के लिए काम दिया गया है। उसके ठीक ऊपर आप देख रहे हैं डॉक्टर रमाशंकर मेमोरी अवार्ड है। अगर मैं थोड़ा सा अपने कैमरे को और घुमा दूं तो सबसे किनारे, सबसे लास्ट में वो लगा हुआ है लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रमाण पत्र, और उसके और बीच में आप आए तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक द्वारा, जो तत्कालिक राज्यपाल थे, उनके द्वारा ये मुझे सम्मानित किया गया पत्र है। उसके और ऊपर जाइए तो ये राजस्थान सरकार द्वारा मुझे प्रमाण पत्र दिया गया है। मेरी योग्यता, मेरे कर्म, मेरी गुणवत्ता को लोग एंजाइम्स थ्योरी का 1 सप्ताह में प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और कह रहे हैं अगर आप 1 सप्ताह में साक्ष्य नहीं देते हैं तो मैं आपके खिलाफ 419, 420 का केस दायर करूंगा। सीधी धमकी दी जा रही है मुझे। लेकिन अनिल श्रीवास्तव को इस तरह के धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ जो आपके संबल से, आपके सहयोग से, आपके संयोजन से मुझे प्राप्त हुआ है, यही मेरा संबल है और यही मेरा बल है, यही मेरी ताकत है। लोगों को मैं नहीं जानता कि उन्हें जूलॉजी में, शरीर क्रिया विज्ञान में शरीर के अंगों की कितनी जानकारी है, लेकिन अनिल श्रीवास्तव से एंजाइम्स थ्योरी पर प्रमाण पत्र मांगने की उनकी हैसियत बन गई आज, तो मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको कि कम से कम इस तरीके सवाल करने की उनकी हिम्मत हुई मुझसे करने की कि आप इस बारे में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। जैसे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए कि मैं उनके सामने जा करके अपने प्रमाण पत्र दूं कि मैंने अपनी किताब को किस आधार पर लिखा।
किताब मैंने लिखा, किताब लोग खरीद रहे हैं, लिखा मैंने, जिम्मेदारी मेरी, प्रमाण मेरा, लोग लाइक कर रहे हैं और जवाब मैं उनको देने जाऊं? किस अधिकार से मुझसे वो प्रमाण पत्र मांग रहे हैं? किस अधिकार से मुझसे कह रहे हैं कि आप 1 सप्ताह के अंदर एंजाइम थ्योरी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें? वो खुद जानते हैं कि एंजाइम्स क्या होता है, वो खुद वनस्पति शास्त्र के कोशिकाओं के एंजाइम्स के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कितने प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, कितने एंजाइम्स होते हैं? एंजाइम्स तो बहुत होते हैं, एंजाइम्स के नाम भी उनको नहीं पता होंगे कितने होते हैं, एंजाइम्स की कार्यप्रणाली भी वो नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझसे पूछ रहे हैं एंजाइम्स कितने प्रकार के होते हैं। एंजाइम्स की क्रियाविधि को भी नहीं जानते होंगे, एंजाइम्स किस टेम्परेचर पे काम करता है, किस पीएच वैल्यू पर काम करता है, ये भी वो नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझसे कह रहे हैं प्रमाण दीजिए, मुझे समझाइए आकर के। अनिल श्रीवास्तव के पास यही काम है कि एक एक व्यक्ति के पास जाकर के एंजाइम्स के कार्यशैली को समझाएं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर दूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां क्या हैं, ये वनस्पति शास्त्र के लोग सोचें। अनिल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक के माध्यम से, अपने इंटरव्यू के माध्यम से, अपने इस क्लास के माध्यम से इस बात को बार बार जोर देके कहा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां वनस्पति कोशिकाओं के एंजाइम, जो वनस्पति कोशिकाओं में एंजाइम्स पाए जाते हैं, उन एंजाइम्स की प्रतिपूर्ति जाकर के हमारे जंतु कोशिकाओं के अंदर जाकर के उसकी प्रतिपूर्ति करती हैं। और इनके हमारे शरीर में इन दवाओं की कार्यप्रणाली वही है जो एंजाइम्स की है। जिस गति से एंजाइम्स कार्य करते हैं उसका कारण एक सीधा सा स्पष्ट है, सुनने वाले आज सुन लें। हम विभिन्न औषधियों को मिला करके एक मेडिसिन बनाते हैं, कंपाउंड मेडिसिन। हम विभिन्न पौधों को मिला करके एक मेडिसिन बनाते हैं और विभिन्न मेडिसिन को मिला करके कंपाउंड मेडिसिन बनाते हैं। अगर ये एंजाइम्स ना होती तो हम विभिन्न पौधों को ना मिला पाते, विभिन्न औषधियों को एक दूसरे में ना मिला पाते और ये जाकर के हमारे कोशिका में कोई ना कोई एग्रावेशन, कोई ना कोई साइड इफेक्ट देती। चूंकि एंजाइम्स ही एक ऐसा मानक है जो किसी अपक्रिया में भाग नहीं लेते, इस नाते उसमें चाहे 100 एंजाइम्स मिला दिए, चाहे 2000 एंजाइम्स मिला दीजिए, वो आपस में क्रिया नहीं करते हैं। इस बात को हमसे प्रमाण मांगने वालों को समझना होगा, जानना होगा। अगर ये एंजाइम्स नहीं है तो पूरा देश मिलकर बतावे हमको कि ये हमारे शरीर में जो जाकर के कार्य करते हैं तो ये क्या है, और अगर ये एंजाइम्स नहीं है तो फिर ये हम इतनी दवाएं आपस में मिला करके कैसे देते हैं। हम भी ये सवाल करते हैं, हम भी लोगों से सवाल करते हैं और मेरे सवाल का जवाब मुझे देने वाले सामने आवें। और जिन्होंने मेरे ऊपर 419, 420 के केस की धमकी दी है, मैं उनसे भी सवाल करता हूं कि वो बतावें। नाम नहीं लूंगा, मैं इशारे में कह रहा हूं, लोग समझ रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा उनसे भी कि वो हमको बतावें कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की इतनी औषधियों को कैसे बना देते हैं मिला करके। जो यशवाई बनी हुई है, C5 बना है, C6 बना है, आपका वेन2 बना है, वेन4 बना, इतनी दवाएं मिला करके कैसे हमने कंपाउंड मेडिसिन तैयार किया है। मैटी जी ने इतनी दवाओं को कैसे मिलाया था। लोग कहते हैं आप मैटी थियरी को चेंज कर रहे हैं। मैं मैटी थियरी को कहाँ चेंज कर रहा हूँ, मैं तो मैटी थियरी पर शोध कर रहा हूँ और शोध करने के बाद मेरे जो अनुभव निकल रहे हैं मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैटी जी ने एक लाइन दी थी, एक रेखा दी थी, एक पटरी बिछाई थी, उस पर एक ट्रेन रखा था। अंग्रेजों ने ट्रेन बनाई थी कोयले वाली, भाप के इंजन से चलने वाली। उसके बाद डीजल का ट्रेन इंजन बना, फिर इलेक्ट्रिक का इंजन बना और मोदी जी ने मेट्रो ट्रेन चला दी। तो क्या अंग्रेज कोयले की और भाप से चलने वाला इंजन बना गए थे, हम वहीं पे खड़े रहते? नाम तो इंजन बनाने वाले का ही होगा, नाम तो जिसने रेल को ला करके पटरी पर रखा उसका नाम हमेशा लिया जाएगा। मैटी जी ने एक चिकित्सा पद्धति दी, मैटी जी के इस चिकित्सा पद्धति को सदैव पूरा देश नमन करेगा, पूरा विश्व नमन करेगा। लेकिन हम वहां पर खड़े कब तक रहेंगे? हमको उसमें शोध करना होगा, उसमें तमाम नई बातों को मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा और लोगों से शेयर करना पड़ेगा। और मैं वही कर रहा हूँ। मैं 36 वर्षों से अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ, जो हमने, डॉक्टर रमाशंकर जी ने, डॉक्टर सुदामा प्रसाद जी ने या अन्य साथियों ने। हमारे गोरखपुर के आज कई साथी हमसे फ़ोन पर मजाक कर रहे थे कि बताइए, हम लोग एंजाइम थ्योरी को मानने वाले गोरखपुर में बैठे हैं और आपको 420, 419 की धमकियां मिल रही, तो हम लोग आपकी जमानत एडवांस में कराने के लिए बैठे हुए हैं। अजीब सी बात है, इन हल्की फुल्की बातों को लेकर के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। अरे केंद्र सरकार मान्यता देगी तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हर व्यक्ति को मान्यता देगी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हर संस्था को मान्यता देगी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हर डिग्रीधारी को मान्यता देगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता देगी।
चाहे वो जिस संस्था से पढ़ा व्यक्ति हो, चाहे वो भारत के जिस कोने में रहता हो, चाहे वो जिस संस्था को चला रहा हो, सबको समानता मिलेगी। किसी के नाम का लेवल लगा करके केंद्र सरकार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नहीं देगी। इस नाते इस विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए हम बात कर लेते हैं जहां से हमने आपको छोड़ा था, क्योंकि विषय विषांतर हो जा रहा है और 17 मिनट हमने आपका इस विषय पर ले लिया। हमारे बहुत से साथी समय लाइन पे हैं। सीमा पांडे जी लिख रही हैं, क्या एग्जाम्पल आपने दिया है? बस एग्जाम्पल दे करके ही लोगों को थोड़ा सा अपनी तरफ मोटिवेट करने का काम करता हूं, क्योंकि मैं भी एंजाइम्स ही आपको मानता हूं। आप सब एंजाइम्स से और मेरी प्रतिक्रियाओं के प्रति मुझे एनर्जी देते हैं और प्रेरित करते हैं। तो मैं नए नए, चूँकि आप हमसे मिल नहीं पाते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं हमको प्रेरित करती हैं और फिर मैं नए उत्साह के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। तो हमने बात की थी आपसे ओवरी में बनने वाले अंडे और ओविडक्ट की। अब आइए हम उसके आगे बढ़ते हैं। ओविडक्ट आकर के आगे मेसोवेरियन टिश्यू से एक नाशपाती के आकार का लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई वाले भाग में आके जुड़ता है, जो पेल्विक रीजन के ऊपर स्थित होता है, जिसे हम यूटेरस या गर्भाशय कहते हैं। इसमें दोनों तरफ के ओविडक्ट आके मिलते हैं और ये ओविडक्ट जहां खुलते हैं वहां पर ओविडक्ट का मुख कुछ थोड़ा सा पतला हो जाता है। यूटेरस का निचला भाग थोड़ा पतला हो करके लंबाई में थोड़ा सा बढ़ करके एक जालिकावत, जो जैसे अंगुलियां मिला करके आप यूं का जो ये जो स्थिति बन रही है, बिल्कुल यही स्थिति सर्विक्स की होती है कि उसकी मांसपेशियां अंदर की ओर फोल्ड की हुई होती हैं और उसका माउथ अंदर से बाहर की ओर खुलता है। प्रेशर जब अंदर से बाहर की ओर खुलता है, ये यानी यूटेरस से बाहर की ओर सर्विक्स के फोल्ड ओपन किए जाते हैं। सर्विक्स का निचला भाग आकर के वैजाइना में खुलता है, जहां पे यूटेरस का सर्विक्स सबसे नीचे की ओर दाईं तरफ आकर के खुलता है और इस पर वैजाइना पर एक झिल्ली चढ़ी होती है जिसे हम हाइमन कहते हैं और इस हाइमन में एक छोटा सा छिद्र होता है। उस छिद्र से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिस्ट्रॉयड ओबम होते हैं वो ब्लड के साथ और थोड़े से म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ बाहर निकलते हैं उसी हाइमन में लगे हुए एक छोटे से छिद्र से। पूरा हाइमन बाद में भागदौड़ में, खेलकूद में या फिर शादी के बाद पूरा का पूरा हाइमन की झिल्ली समाप्त हो जाती है और हाइमन एक प्यूबर्टी का एक मानक है। लेकिन आजकल के खेल कूद के ज़माने में और साइकिलिंग करने में हाइमन के फट जाने का, टूट जाने का भी प्रमाण मिलता है। इस नाते हाइमन की महत्वता अब उतनी नहीं है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। वैजाइनल चैम्बर में या वैजाइना में हम कहें तो लैक्टोबैसिली प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टोजन का अपघटन करते हैं और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ये कार्बोनिक एसिड पूरे के पूरे मीडिया को क्षारीय कर देते हैं, जिससे स्पर्म का नुकसान होता है। स्पर्म जब आते हैं तो वो क्षारीय माध्यम में डेड हो जाते हैं, हानि पहुंचता है। लेकिन ये स्पर्म का मीडिया ही बदलते, चूंकि स्पर्म क्षारीय होता है तो उसको क्षारीय से एसिड मीडिया में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह आए होते हैं वो हट जाते हैं। अगर वैजाइना पर कोई स्पर्म रुक गया है और सर्विक्स तक नहीं पहुंचा है तो वहां पे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये स्पर्म की क्षारीयता को समाप्त करने में भी ये मदद करते हैं। वैजाइना के दोनों साइड पर एक एक बार्थोलियन ग्लैंड होते हैं। ये बार्थोलियन ग्लैंड एक प्रकार का स्राव निकालते हैं जो स्पर्म को गति देने में सहायक होते हैं और पूरे वैजाइनल चैम्बर को गीला करते हैं, जिससे वहां पर सरलता रहे, तरलता रहे और स्पर्म वहां पे तैरते हुए सर्विक्स तक पहुंच सके। इसका जो आउटर पार्ट होता है वैजाइना का, जिसको हम वैजाइनल ओरिफिस कहते हैं, जिसमें लेबिया माइनोरा और लेबिया माइजोरा और क्लाइटोरिस होता है। क्लाइटोरिस एक मटर के दाने के समान एक सेंसिटिव ऑर्गन है जो इंटरकोर्स के समय सेंसिटिव
ऑर्गन के रूप में काम करता है। महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अतिरिक्त कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं जिसे हम मैमरी ग्लैंड कहते हैं। ये मैमरी ग्लैंड एक निप्पल के रूप में बाहर की ओर खुलता है और निप्पल के ठीक पीछे छोटे छोटे एल्ब्यूली के रूप में एलोरा में ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉपर चैनल बनता है लिम्फ नोड का, जिसमें बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मिल्क फॉर्मेशन आरंभ होता है, जिसमें 15 से 20 लूप होते हैं और ये लूप फैल करके पूरे लैक्टिफेरस डक्ट का निर्माण करते हैं और लैक्टिफेरस डक्ट एक दूसरे से जुड़ करके पूरे के पूरे मैमरी ग्लैंड को मेंटेन करते हैं और जो इसमें कनेक्टिव टिश्यू का जो जमाव होता है वो फैटी बॉडी के रूप में मैमरी ग्लैंड्स को उभार देता है, जिसमें कि अधिक से अधिक लैक्टिफेरस डक्ट फैल सकें और बच्चे को प्रॉपर पोषण के लिए मिल्क मिल सके। ये इतने अंग प्रकृति ने विभिन्न क्रियाओं को देखते हुए महिला के शरीर में स्थापित किए हैं। अब इन तमाम अंगों में होने वाले अलग अलग रोग महिलाओं के शरीर में जन्म लेते हैं। विशेष करके महिलाओं में जो कॉमन रोग हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल संबंधित हैं, एमेनोरिया, डिसएमेनोरिया, मेनोपॉज, ल्यूकोरिया, फिर यूटेरस में संबंधित, यूटेरस में गांठें हो जाना, फाइब्रोइड्स हो जाना, सर्विक्स के माउथ पर घाव हो जाना, वैजाइनल ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो जाना, यूटीआई का होना, ये तमाम तरह के रोग महिलाओं में पाए जाते हैं। हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं और फिर प्रयास करेंगे कि हम क्रमवार इस पर चर्चा करेंगे। महिलाओं के शरीर का जो पेल्विक रीजन है, हमारे शरीर में दो बड़ी हड्डियां होती हैं और मजबूत हड्डियां होती हैं। एक हमारा पेक्टोरल गर्डिल जो हमारे कंधे की हड्डी होती है और दूसरा हमारे कमर की हड्डी होती है जिसे हम पेल्विक गर्डिल कहते हैं। महिला और पुरुष की पेल्विक गर्डिल से ही उनकी पहचान होती। महिलाओं की पेल्विक गर्डिल पुरुषों की अपेक्षा फैली होती है, चपटी और बड़ी होती है और एक सीट नुमा आकार का जब बच्चा गर्भ में आता है, यूटेरस में बच्चा पलता है, तो पेल्विक गर्डिल पूरे के पूरे गर्भाशय को उस पर रोकने का एक सहारा बनती है और इसीलिए पेल्विक गर्डिल अपने बीच के प्यूबिस से थोड़ा सा खिसक करके चौड़ाई में बढ़ जाती है और बच्चे के जन्म के बाद फिर वो हड्डी बैक होकर के अपने पूर्व स्थान पर आती है, जिससे महिलाओं में प्रसव के बाद हड्डी में या कमर में दर्द ज़्यादा होता है। ये महिला और पुरुष में प्रकृति ने, देखिए प्रकृति की बनावट पर विचार कीजिए, उस प्रकृति के रहस्यों को जानने में ये भी एक शोध है कि हम जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं, ये सब ईश्वर के बनाए संरचना पर ही हम विचार करते हैं। बच्चे के जन्म के पहले पेल्विक गर्डिल अपने स्थान से थोड़ा लूज होती है, खिसक जाती है, थोड़ा फैल जाती है और बच्चे के जन्म के बाद पेल्विक गर्डिल फिर आपस में दाईं और बाईं पेल्विक गर्डिल आकर के आपस में फिर टच कर लेती हैं प्यूबिस पर। उनका एक जो दरार होती वहां पे आकर मिल जाते हैं। तो महिला और अगर आपको जूरिस में पढ़ाया गया होगा, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया और लाश को दफना दिया गया और 4-5 महीने बाद फिर से किसी कारण से उस लाश को खोदा गया तो वहाँ पे केवल हड्डियाँ मिलती हैं और हड्डी से ये पहचानना पड़ता है कि ये पुरुष की लाश है कि महिला की। तो पेल्विक गर्डिल से महिला और पुरुष की पहचान होती है, क्योंकि महिलाओं का पेल्विक गर्डिल में जो दरार होगी वो वहाँ तक आकर के जुड़ेगी नहीं, फैली रहेगी और पुरुषों में वो स्वाभाविक रूप से एक स्थान पर फिक्स होती है। तो ये प्रकृति की अपनी व्यवस्था है शरीर के विभिन्न अंगों की। पेक्टोरल गर्डिल हमारे कंधे, पुरुषों के पेक्टोरल गर्डिल चौड़े होते हैं, पुरुषों के कंधे चौड़े होते हैं, महिलाओं की कमर चौड़ी होती है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है, क्योंकि पुरुषों को काम करने के लिए शक्तिशाली बाहों का होना जरूरी है, तो हमारे कंधे उस बोझ को उठाते हैं, तमाम काम कंधों से लिया जाता है। तो प्रकृति को ये सब बात पहले से निर्धारित थी, सब उसको पता था कि हमें कौन सा अंग किस रूप में बनाना है, कहाँ उसका उपयोग करना है, कब नहीं उपयोग करना है, किन रूपों में उसको हमको सेंसिटिविटी देनी है, कब सेंसिटिविटी नहीं देनी है, आँखों से हमें कैसे कार्य लेना है, कान से हमें कैसे कार्य लेना है। ये तमाम जो प्रकृति की रचनाएं हैं, जब आप इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे तभी आपको शरीर क्रिया विज्ञान का सही आनंद मिलेगा। शरीर क्रिया विज्ञान
शरीर की संरचना, उनके कार्यों की विवेचना, इसी को शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं या फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स कहते हैं। तो आज से मैं पुनः आपसे इस आईडी पर तब तक मिलूंगा जब तक हमारी उस आईडी पर लाइव प्रसारण ना हो जाए, क्योंकि अभी इस पर हमारे साथी बहुत कम हैं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब, जब तक मेरी वो आईडी लाइव प्रसारण के लिए नहीं खोली जाती है फेसबुक द्वारा, तब तक आप सब इस पर आनंद लें। मैं इस क्लास को उस पर फॉरवर्ड भी करूंगा, उस पर लिंक भी करूंगा और यूट्यूब पर भी ये जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं पहले रोग, चूँकि हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कल मैं ल्यूकोरिया पर, और अगर समय बचेगा तो कोई और रोग भी ले लूँगा। फिलहाल ल्यूकोरिया पर कल चर्चा होगी। आप सब लाइन पर रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। जो लोग पहली बार हमारे इस फेसबुक लाइव प्रसारण में आए हैं, उनके लिए मेरा फ़ोन कॉल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9793252355। आप इस पर कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो साथी अभी तक हमारी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी खरीदने के इच्छुक हैं, उनके लिए हमारा फ़ोन पे नंबर है 9450563748। इस पर आपके 1650 रुपये हमें जैसे ही सेंड किए जाएंगे, नेक्स्ट डे आपकी बुक आपके निकटतम पोस्ट ऑफिस, जिसका पिन कोड आप हमें देंगे, वहाँ के द्वारा आपको भेज दी जाएगी। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन अपनी डायरी में लिख रहा हूँ, तो इस पर यह डायरी चल रही है और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बहुत तेज़ी से लिखी जा रही है। और मेरा प्रयास है कि ये पुस्तक भी बहुत जल्दी आपके बीच पहुँचेगी। बस इन्हीं सूचनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे एक कॉल पे, मेरी बदलती हुई आईडी पर आप सब अपना समय दे देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।